अस्सलामुअलैकुम, इट्स डॉक्टर किरण मुस्तफ़ा और आज हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल स्टार्ट से पहले हम बायोकेमिस्ट्री के टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ेंगे। इस बुक में फार्मेसी टेक्नीशियंस के लिए जो बायोकेमिस्ट्री है उसका हम फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। पहला लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्ट कंटेंट्स देखते हैं कि कंटेंट्स इस पूरी बुक के अंदर इस साल के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला है कि हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है और बेसिक बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम जनरल चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पे भी हम जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक केमिस्ट्री, नेचर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, इन सब का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इन सब की जनरल नेचर और क्लासिफिकेशन और फंक्शनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ विटामिन्स, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। हमने सारे विटामिन्स के बारे में पढ़ना है कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा फॉलिक एसिड और साइनोबेलामिन, मेंबर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स फैमिली, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, और ये सारी चीज़ें जो है ना हम इस चैप्टर में कवर करेंगे जो एक्चुअली हमारे विटामिन्स का चैप्टर है। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारे टोटल 5 चैप्टर्स होंगे। 5 चैप्टर, 5वें में हम एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, जो एक्चुअली आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और इसका हम अब ह्यूमन बॉडी में जो रोल होगा हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन और बेसिक बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और का मतलब होता है कि या ये वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या नीचे वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली डेफिनेशन बायोकेमिस्ट की है और ऊपर वाली बायोकेमिस्ट्री की है। ठीक है, दैट मीन्स वो एक ही बात बन जाती है। ओके, बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिकल प्रोसेसेस से डील करने का नाम है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। इट इज़ लेबॉर्ट्री बेस्ड साइंस कंबाइनिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब असल में आम सादे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें ये होता है कि बायोकेमिस्ट्री में हम जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं सेल के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे, जहाँ पे भी हो रहे हैं, ज़िंदा जानदारों के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री अपने नाम से अगर हम देखें तो बायो एंड केमिस्ट्री, मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन करके हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने 2 अलग ब्रांचेस को कंबाइन किया है और एक न्यू ब्रांच बनाई गई है। ठीक है, अब जो बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं उनको हम बायोकेमिस्ट कहते हैं। बायोकेमिस्ट का क्या काम होता है कि वो लिविंग जिंदा जानदार के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हो रहा है, उनके सेल का स्ट्रक्चर है, उनके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी है, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं और कौन कौन से सब्सटेंस उनके अंदर पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बायोकेमिस्ट पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम सब कुछ हर किस्म का रिएक्शन जो है वो ज़िंदा जानदारों के अंदर पढ़ेंगे, ना कि बेजान चीज़ों में, क्योंकि केमिस्ट्री तो हर तरह की केमिस्ट्री होती है ना, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आ जाती है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे। सिर्फ ज़िंदा जानदारों के अंदर जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, कैसी फंक्शनिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कंट्रोल्स कैसे कर सकते हैं हम इन सारे फंक्शनिंग को। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो एक अलग ब्रांच जो है वो तब इमर्ज होके आई जब हमने बायोलॉजी को कंबाइन किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, जब हमने इन चीज़ों को आपस में कंबाइन किया है तब हमारे पास ये बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच जो है ये निकल के आई है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल हमारे बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में हम किन किन एरियाज़ को इंक्लूड करेंगे या किन किन एरियाज़ की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिक अगर हम बहुत बेसिक लेवल की बात करें तो एक्चुअल आम और सादे लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब सेल के अंदर सेल बायोलॉजी भी पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। सेल के अंदर हमारे कौन कौन से मॉलिक्यूलर लेवल के इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो सेल को बनाते हैं, या टिश्यूज़ कौन कौन से मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं,
या उसके बाद हमारा जो मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन होता है वो हम आगे चल के पढ़ रहे हैं कि उनमें उसका क्या रोल होता है या वो कैसे फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने ये देखना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे ऑर्गन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमारे सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनाटॉमी। ये वर्ड लिखा हुआ है विच इज़ अ मॉलिक्यूलर एनाटॉमी, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर एनाटॉमी कहलाता है। क्या मॉलिक्यूलर एनाटॉमी कहलाता है? इट इज़ रेलिवेंट टू मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। हम उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं जो हमारे ऑर्गन्स और सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनाटॉमी, ठीक है। इट डिस्क्राइब, अब हम ये डिस्क्राइब हमें क्या चीज़ बताती है कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिएक्शन, उनका रिएक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं या उनके अंदर जितने भी उनसे रिलेटेड रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी कैसी है, कौन कौन सी फंक्शनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हमारे सेल में मॉलिक्यूल्स का फंक्शन क्या है, क्या काम कर रहे हैं, ऑर्गन्स में क्या काम कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री असल में जो है ना वो डील कर रही होती है केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर हो रहे हैं या सेल्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस से नाम से पता चल गया कि केमिकल रिएक्शंस कोई केमिकल्स होंगे जो कंबाइन हो रहे होंगे और उनके रिएक्ट में या तो कोई वो ब्रेक डाउन होंगे और रिएक्शन चल रहा होगा, या फिर उन दो केमिकल कंबाइन होने की वजह से कोई रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है कि खुराक का टूट के, किसी भी चीज़ का खुराक का टूट के एनर्जी में कन्वर्ट होना इंसान के अंदर, जैसे हम खाना खा रहे हैं और उसका हज़म होके या टूट के ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये टेक प्लेस होता है टिश्यूज़ में, सेल्स में, ठीक है। मतलब टिश्यूज़ जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं, तो बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हो रहा होता है वो सेलुलर लेवल पे हो रहा होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो कहाँ पे हो रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की बात की जा रही है। द मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस किया जाता है मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म विच इज़ द बेसिक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये सेल होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर हम कहते हैं कि उसका ये जो सारा स्ट्रक्चर होता है ये हम इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और सेंटर वाले को हम न्यूक्लियस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ सेल वाले सेंटर वाले न्यूक्लियस और साइड वाला जो खाली जगह है इसको कंबाइन कर दें, बाहर वाले सेल मेम्ब्रेन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और सिर्फ जो अंदर वाला न्यूक्लियस है और जो खाली वाली सेंटर वाली जगह है, ठीक है, इनको कंबाइन कर दें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन कर दें, तो हमारे लिए वो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। वो क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या किस किस चीज़ की कम्बिनेशन होती है? न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की जब कॉम्बिनेशन होती है तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि यही बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ है जिंदा जानदारों की। हर जिंदा जानदार के अंदर सेल पाया जाता है। अब अल्टीमेट हमारा गोल क्या होता है कि हमने सारे प्रोसेसेस को डिटेल में बताना है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे और क्या काम हो रहा है, ठीक है। जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली पता है क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी फंडामेंटल फंक्शनिंग्स होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है सब। लेकिन पहले हम देखते हैं कि अदर बायोलॉजिकल साइंसेस जो है, फॉर एग्जांपल बाकी अगर बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ अगर कंपेयर करें हम बायोकेमिस्ट्री को, तो बायोकेमिस्ट्री की अभी बहुत रिसेंट ईजाद है। ये पहले इतनी डिटेल में अलग सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ी जाती थी, इसको अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस फील्ड में डेवलपमेंट देखी, काम देखा, ब्रांचेस देखी हमने। अब यहाँ पे अगर हम ब्रांचेस की डिस्कशन कर लें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री को जब हमने मिलाया, ठीक है, तो डेवलपमेंट हुई और उस डेवलपमेंट की वजह से एक न्यू ब्रांच जो है वो वजूद में आई जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हाफ सेंचुरी में जाके 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जाके बायोकेमिस्ट्री को अलग पढ़ा गया, वरना पहले जो था उसको कंबाइन फिजियोलॉजी के साथ हम कंबाइन करके पढ़ते थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पे बाद में इमर्ज हुई। कब इमर्ज हुई? 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई, ठीक है। अब हमने पढ़ना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको।
ऑर्गेनिक क्या हो, इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक में सारी वो चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, जितनी भी उसमें बेसिक कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स होंगी, कार्बन मौजूद होगी, ठीक है, उसकी प्रेजेंस, कार्बन की प्रेजेंस में जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो भी चीज़ें परफॉर्म होंगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और एज़ कम्पेयर टू अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक छोटा सिंपल सा डिफरेंस है, अगर इसको याद रखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस याद रह जाएगा। इतनी डिटेल में हम आगे नहीं जा रहे, आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा, इनऑर्गेनिक से हमारा इसमें इतना रिलेशन नहीं है। सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात हो रही है। ऑर्गेनिक में जितने भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा उसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस चीज़ को डील करेंगे। अच्छा, अब आगे है कि हमने बात करनी है बायोकेमिस्ट जो थे हैज़ अज्यूम्ड इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो हमें पता चला वेरियस ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन में। बायोकेमिस्ट्री का जब हमें रोल पता चलने लगा कि हमने डिफरेंट स्पेशल टेक्निक्स निकाली, नॉलेज निकाला, सोल्यूशन निकाला, उन चीज़ों का जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स थी हमने उनका क्लिनिकल सोल्यूशंस बाय स्टडिंग द बायोकेमिस्ट्री। जब हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे इंसानों के सेल के अंदर के जो प्रोसेसेस थे जब वो उनको स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमें डिफरेंट चीज़ें पता चली, हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। ठीक है, हमने बहुत सी टेक्निक्स, ऐसे स्पेशल टेक्निक्स ईजाद कर ली, ठीक है, जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी। ठीक है, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस होने लगी जो लीड कर रही थी डायरेक्टली कि हम कौन कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डिजीज़ हैं, रिकेट्स हो गया, पेलाग्रा, बेरी स्कर्वे, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, ये सारी डिजीज़ जो थी ये मौजूद थी। अब साइंटिस्ट इन पे स्टडी कर रहे थे, लेकिन जब बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे इसकी स्टडी हुई, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की गई तो हमें पता चला कि ये जो बीमारियां हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ की जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से ये बीमारियाँ बन रही हैं। लेकिन पहले इन चीज़ों का हमें ये नहीं पता था क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं किया था, हमने केमिकल रिएक्शंस पे स्टडी नहीं किया था। अब विटामिन्स जो हैं, रिकेट्स है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स हो रहा होता है बच्चों में। ठीक है, इसी तरह बेरी विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा होता है। पर्नीशियस एनीमिया जो हो रहा होता है ये हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वे हो रहा होता है। इस तरह और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें इस बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने के बाद पता चली। बहुत से डिजीज़ का सोल्यूशन हमें बाद में पता चला। ठीक है, अब जैसे हमने डिफरेंट चीज़ों को बायोकेमिस्ट ने डिस्कवर किया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, किन चीज़ों के बारे में, विटामिन्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, उनकी प्योर कंडीशंस में। ठीक है, इन प्योर कंडीशंस उन्होंने क्या किया, इसके रिज़ल्ट में, इन डिस्कवरीज़ के रिज़ल्ट्स में उन्होंने, उनको क्या हेल्प आउट हुआ, उन्होंने क्या चीज़ की, वैक्सीन्स बनाना शुरू कर दी। वैक्सीन्स बनाना शुरू कर दी, एंटीटॉक्सिन्स, सीरा, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक डिज़ीज़ है जो इंट्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं, तो हमने एंटीटॉक्सिन ड्रग्स बनाना शुरू कर दी। किस वजह से, जब हमने मॉलिक्यूलर और केमिकल रिएक्शंस पढ़ना शुरू किए तो हमें इन चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो गया कि टॉक्सिन्स होते हैं तो उसके कोई एंटीटॉक्सिन्स भी बन सकते हैं, बीमारियां होती हैं तो उनकी वैक्सीन्स भी बन सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एंजाइम्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। द फील्ड्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप लोग आगे डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक मैपिंग क्या होती है, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है, क्लोनिंग्स कैसे की जाती हैं। ठीक है, ये सारी जो थी ये ब्रांचेस, जब हमने बायोकेमिस्ट्री को बेसिक लेवल पर स्टडी किया तो ये ब्रांचेस जो थी आगे ये निकल के आ गई। अब ये आगे अलग सब्जेक्ट बन गए कि डीएनए टेक्नोलॉजी का अलग सब्जेक्ट हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग पूरी फील्ड बन गई, एक डीएनए प्रोफाइलिंग, क्लोनिंग का एक पूरा डिफरेंट अलग फील्ड डिवेलप हो गई। एक फील्ड के डेवलप होने से, उसके अंदर रिसर्च करने से आगे से हज़ारों न्यू फील्ड्स डिस्कवर हो जाती हैं, न्यू एराज डिस्कवर हो जाते हैं, न्यू मेडिसिन डिस्कवर हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें रिसर्च के ऊपर बेस कर रही होती हैं। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ़ क्लिनिकल टेस्ट और डायग्नोसिस के बाद जो है ना डिजीज़ में ये हमें क्या करता है, नॉट द लीस्ट ही हैज़ प्रोवाइडेड अ लार्ज नंबर ऑफ़ केमिकल टेस्ट एज एड्स इन डायग्नोसिंग ऑफ डिजीज़। ये क्या होता है कि हमें लार्ज नंबर ऑफ़ टेस्ट करवाने पड़ते हैं जब हमने डिजीज़ को डायग्नोस करना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारी जो अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है
हमने कहा बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ कैसे करेंगे कि हमारी जो बायोलॉजी है वो मेनली डील कर रही है विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हमने कहा हमने पढ़ने ही बायोमोलिक्यूल्स हैं या बायोकेमिस्ट्री को, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री सेल के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हम कह रहे हैं कि हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है बायोमोलिक्यूल्स का, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एसिड्स, लिपिड्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल ज़िंदा जानदारों में पाए जाते हैं और उनमें इनकी सिंथेसिस होती है, उन्हीं में इनकी ब्रेकडाउन हो रही है और डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी हम इसको डील करेंगे। ठीक है, अब मूविंग ऑन कि आज हमारे ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर आज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। पहले हमने इंट्रोडक्शन को डील किया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर ये पढ़ा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, केमिकल रिएक्शंस के लेवल पे हमने इसको डील करना है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ने के बाद कौन कौन सी बीमारियों के इलाज हमें मिल गए। उसके बाद हमने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स के साथ जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, एसिड्स का और लिपिड्स का। अब हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? पहली ब्रांच हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस पे हमने पहले भी बहुत डिटेल में बात कर ली है। इसी तरह सेल बायोलॉजी, हमने कहा मेटाबॉलिज्म है, जेनेटिक्स है, ये सारी चीज़ें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही डील करनी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहले भी बात की, ये बहुत रूट्स हैं बायोकेमिस्ट्री की, बेसिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की असल जान या जड़ समझ लें आप, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही है, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में डील करते हैं? स्टडी, डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम्स। जो भी ज़िंदा जानदार हैं उनके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते होते हैं। ठीक है, अब ये फील्ड हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है डीएनए का, प्रोटीन का, आरएनए का, और उनकी जो सिंथेसिस हो रही है, मतलब वो जो बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बन रहे हैं, फिर वो आपस में कैसे कौन से केमिकल रिएक्शन के साथ मिलके बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ने लगे हैं। उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि जितना भी सेल का, लिविंग जिंदा जानदार का जो सेल होता है, क्योंकि हमने कहा कि जिंदा जानदार जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो उनके जो सेल होते हैं उन कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो काम कैसे करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और कैसे फंक्शन करते हैं, ये चीज़ें हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटो मीन्स सेल और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि साइटोलॉजी जो वर्ड है, ये साइटोलॉजी में साइटो का मतलब होता है सेल और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो साइटोलॉजी, हमने सेल की जो स्टडी करनी है उसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर की। अब सेल बायोलॉजी जो होती है वो हम प्राइमरीली किस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। बाकी तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जब हमने सेल पढ़ा तो हम वहाँ पे प्रोकैरियोट्स भी पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स भी पढ़ते हैं और डिफरेंट। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक ही सेल टाइप पे फोकस करते हैं, वो होता है यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं, हम प्रोकैरियोट्स को नहीं पढ़ रहे होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कवर हो चुके हुए हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सिग्नलिंग पाथवे कैसा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक यूकैरियोटिक जानदार है, एक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआस जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो यूकैरियोटिक्स होते हैं। जैसे हमारे सेल जो होते हैं ह्यूमंस के, वो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जिनके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस होता है। ये हमारा सेल है, ये किसी भी जानदार का सेल है। ठीक है, अब ये राउंड सेल है। हम ये कह रहे हैं कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर उनका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम्स वगैरह पड़े होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि उनके अंदर
ये सेंटर वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उनका जो डीएनए और क्रोमोसोम वगैरह होगा वो किसी भी एक साइड पे कहीं ऐसे करके पड़ा होगा, ठीक है। किसी एक साइड पे एक कॉर्नर में जो है ना उनका डीएनए और प्लाज्मिड्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पड़ी होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए के ऊपर न्यूक्लियस नहीं बना होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हमने कहा कि हमने सेल बायोलॉजी के अंदर सिर्फ यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हमने प्रोकैरियोट्स का नहीं पढ़ना। और हमने यूकैरियोट्स के बारे में क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है कि उनके सेल्स फंक्शन कैसे करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सिग्नलिंग पाथवे, वो एक सेल दूसरे सेल को कैसे सिग्नल भेजता है, हम ये भी सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और मज़े का टॉपिक है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सादे और आसान लफ्ज़ों में जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये खुराक का तोड़ना, खाना जो हम खा रहे हैं उस खाने का टूट के उसको हमारी बॉडी जो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये हर जिंदा जानदार के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें बड़े लंबे लंबे केमिकल रिएक्शंस की सीरीज़ होती हैं, चेन्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद जो हमारा खाना होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी होती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी होती है, जिसमें हमारे पास जो खुराक है, फॉर एग्जांपल हमने रोटी खाई है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, हमने गोश्त खाया है तो वो प्रोटीन है, हमने कोई चिकनाई वाली चीज़ ली है तो उसमें फ़ैट होगा, ठीक है। अब ये लिपिड्स होंगे। इन सारी चीज़ों का टूट टूट के एनर्जी में एटीपी में जो कन्वर्ट करना होता है, ये हमारे सेल के अंदर काम हो रहा होता है, और इस काम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक्स क्या होती है। हमने अभी कहा जेनेटिक्स क्या होती है, जीन्स होती हैं हमारी, के बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। अब जीन्स पे स्टडी कर रहे होते हैं कि जो हमारी नस्ल दर नस्ल चीज़ें मुंतकिल होती हैं, जैसे आँख का रंग क्या होगा, स्किन का रंग क्या होगा, कलर कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, कद कितना होगा, ये सारी चीज़ें वरासती होती हैं, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं कि हेरिडेटरी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो वरासती चीज़ें आती हैं इंसान के अंदर, कि उसका कद, उसकी हाइट, और मतलब उसका कद और उसका रंग, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी हर चीज़ जो होती है वो डिफ़ाइन की जाती है। उसका जो अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, डीएनए पड़ा होता है, वो बताता है कि इसका आँखों का कलर क्या होगा, इसके बालों का रंग कैसा होगा, इसकी स्किन का रंग कैसा होगा। ये सारी चीज़ें हमें जीन से पता चलती हैं, जेनेटिक्स से पता चलती हैं, ठीक है। उसके बाद हम अदर ब्रांचेस में पढ़ेंगे, एनिमल और प्लांट बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंडोक्रिनोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल, फोटोसिंथेसिस और टॉक्सिकोलॉजी। ये सारी चीज़ें जो है ना, हम जेनेटिक्स जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है अहमियत, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के दिन का, वो है बायोकेमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस। सबसे पहला केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। केमिकल प्रोसेसेस में, बायोकेमिस्ट्री में हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझने को मिलते हैं कि केमिकल प्रोसेसेस से जो डाइट हो रहा है, हमारी जो खुराक है, वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होके सेल के अंदर, पार्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर उसकी एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये चीज़ें हमें बायोकेमिस्ट्री में पता चली, ठीक है। केमिकल प्रोसेसेस के साथ जो डाइट है उसका ब्रेक डाउन होके यूज़फुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाना, और वो हमारे सेल को एनर्जी देना और हमें फंक्शनिंग में हेल्प करना, ये सारा काम जो है वो बायोकेमिस्ट्री में हो रहा, बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमें पता चला, ये उसकी अहमियत है। दूसरा, कैटालिटिक फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं कि जब हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, हमारे मैदे के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। हमने रोटी खाई, मैदे के अंदर रोटी के छोटे छोटे पीसेस मुंह से पहले छोटे हो गए, फिर अंदर हम जब चबा के लेके गए उसके बाद छोटा सा एक बोलस सा बन जाता है, उसको हमारे मैदे में गया। अब मैदे में भी एंजाइम्स पड़े होते हैं, एसिड पड़ा होता है, उसको अलग अलग करके एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट के अगर पीसीज होंगे तो वो उसको तोड़ते जाएंगे और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स में, कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। और फिर वो हमारे जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होकर हमारे सेल का हिस्सा बन जाएगा। वहाँ सेल का हिस्सा बन के सेल के अंदर जो फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है वहाँ तक हम हर चीज़ को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया।
अब फंक्शन ऑफ एंजाइम मतलब कैटालिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन जो होता है ना, इसको हम कैटालिटिक बोलते हैं, ठीक है। दो हिस्सों में तोड़ देना। तो एंजाइम्स का क्या काम होता है, एंजाइम्स का काम होता है पीसीज में, छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देना। तो हमने बायोकेमिस्ट्री से ही हमें पता चलेगा कि जो कैटालिटिक फंक्शन है एंजाइम्स का वो कैसे परफॉर्म होता है। उसके बाद अगेन वही बात आ गई कि हम क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो हमें ऑक्सीडेशन, हमारी जो खाना खाया है हमने उसकी ऑक्सीडेशन हुई, उसमें जो एनर्जी आई हम क्या करते हैं उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। हमारे सेल को जो एनर्जी चाहिए हम उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इस एनर्जी को, खाने की एनर्जी को। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और स्ट्रक्चर है सब्सटेंस का, कॉन्स्टिट्यूट द फ्रेमवर्क, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है। हमारे टिश्यूज़ और सेल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस किस चीज़ से मिल के बने हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिन्होंने मिल के उनको सेल को बनाया है, ये चीज़ें भी हम बायोकेमिस्ट्री से पता चलती हैं, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल प्रॉब्लम जो मेडिसिन और बायोलॉजी के अंदर आ रहे थे हम उसको भी सॉल्व करते हैं बायोकेमिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा, ब्रांचेस पढ़ी और इम्पॉर्टेंस पढ़ ली हमने बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है।